श्रोताओं नमस्कार। edu.insight में आप सभी का स्वागत है। प्रथम नगरों की कहानी में आज हम बात करने वाले हैं मगध साम्राज्य के उत्थान और विस्तार की कहानी के बारे में। भारत के प्राचीन इतिहास में मगध को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, ये तो आप सभी जानते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये उत्तरी भारत में स्थापित 16 महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये सबसे विस्तृत और शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। इस साम्राज्य ने चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगध साम्राज्य के उत्थान और विकास में जिन शासकों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके बारे में हम बात करेंगे। बात करते हैं बिंबिसार की। मगध साम्राज्य के उत्थान और विकास में बिंबिसार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। वो 544 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। उस समय उसकी आयु मात्र 15 वर्ष की थी। उसने 492 ईस्वी तक शासन किया। उसका संबंध हर्यंक वंश के साथ था और वो महात्मा बुद्ध का समकालीन रहा। बिंबिसार एक सफल राजनीतिज्ञ था। सिंहासन पर बैठने के पश्चात उसने भारत की राजनीति को बड़े ध्यान पूर्वक समझा। उसने मगध राज्य की स्थिति को दृढ़ बनाने के उद्देश्य से उस समय के विख्यात और शक्तिशाली राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने सर्वप्रथम कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह किया। उसे दहेज में काशी नामक शहर दिया गया। इस शहर के कारण मगध राज्य की 1,00,000 रुपए वार्षिक आय बढ़ गई। उसकी दूसरी रानी चेलना लिच्छवी वंश से संबंध रखती थी। उसकी तीसरी रानी केशमा पंजाब के मद्र राज्य के शासक की पुत्री थी। उसकी चौथी रानी विदेह राज्य की राजकुमारी वासवी थी। इन वैवाहिक संबंधों ने न केवल मगध साम्राज्य को शक्तिशाली ही बनाया, अपितु उसकी भव्यता में भी वृद्धि की। प्रसिद्ध इतिहासकार R.S. त्रिपाठी ने लिखा है, ये विवाह न केवल बिंबिसार के समकालीन शासकों में प्राप्त सम्मुखता को ही दर्शाते हैं, अपितु मगध राज्य के विस्तार के लिए भी मार्ग तैयार किया। बिंबिसार एक सफल योद्धा भी था। अंग के शासक ने बिंबिसार के पिता को पराजित किया था। इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए बिंबिसार ने अंग राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में अंग के शासक ब्रह्मदत्त की कड़ी पराजय हुई। बिंबिसार ने अंग को मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया और इसकी शासन व्यवस्था चलाने के लिए अपने पुत्र अजातशत्रु को यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया। इस भव्य विजय से बिंबिसार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कहा जाता है कि बिंबिसार के शासनकाल में मगध राज्य में 80,000 गांव थे। बिंबिसार ने अनेक शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित किए थे। गांधार के शासक ने उसके दरबार में एक राजदूत भेजा था। अवंती शासक चंड प्रद्योत महासेन भी बिंबिसार का परम मित्र था। एक बार जब वो बीमार हो गया था तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए अवंती भेजा था। बिंबिसार न केवल एक योग्य नीतिज्ञ और विख्यात सेनापति ही था, अपितु एक अनुभवी और सफल राज्य प्रबंधक भी था। उसने एक कुशल शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। प्रजा का कल्याण करना वो अपना कर्तव्य समझता था। प्रशासन व्यवस्था को उत्तम ढंग से चलाने के उद्देश्य से उसने एक मंत्रिमंडल का गठन भी किया हुआ था। यदि कोई भी मंत्री अपने उत्तरदायित्व में तनिक भी शिथिलता दिखाता था तो उसे तुरंत पदच्युत कर दिया जाता था। अपराधियों को बहुत कठोर दंड दिए जाते थे। बिंबिसार ने यातायात के साधनों और व्यापार को विकसित करने के उद्देश्य से बहुत ध्यान दिया। गांव की शासन व्यवस्था वहां की पंचायतें करती थी। गांव के मुखिया को ग्राम भोजक अथवा ग्रामिक कहा जाता था। बिंबिसार ने राजगह अथवा राजगृह या राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। इसका निर्माण कार्य महागोविंदा ने किया। ये 5 पर्वतों से घिरी हुई थी, जिसके कारण इस पर आक्रमण करना कोई सरल कार्य नहीं था। बिंबिसार में धार्मिक सहिष्णुता की भावना बहुत कूट-कूट कर भरी हुई थी। इसी कारण बौद्ध ग्रंथों में उसे बौद्ध धर्म का महान श्रद्धालु और जैन ग्रंथों में उसे जैन धर्म का महान श्रद्धालु बताया गया है। निस्संदेह बिंबिसार के शासनकाल के दौरान मगध साम्राज्य का बहुमुखी विकास हुआ। सिंहासन प्राप्त करने के उद्देश्य से अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की 492 ईसा पूर्व में हत्या कर दी। और अब बात करते हैं अजातशत्रु के बारे में। बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु अथवा अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा। उसने 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। वो बहुत ही शक्तिशाली शासक प्रमाणित हुआ। उसने अपने शासनकाल में मगध राज्य को साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। अजातशत्रु या अजातशत्रु को सर्वप्रथम कौशल के राजा प्रसेनजीत के साथ युद्ध करना पड़ा।
इस युद्ध का कारण काशी था। ये प्रदेश प्रसेनजीत ने अपनी बहन कौशल देवी के दहेज के रूप में मगध के शासक बिंबिसार को दिया था। बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात कौशल देवी का भी जल्दी ही देहांत हो गया था। प्रसेनजीत उन दोनों की मृत्यु का उत्तरदायी अजातशत्रु को ही मानता था, इसलिए उसने काशी के प्रदेश को वापस लेने की घोषणा की। क्योंकि मगध साम्राज्य को काशी से वार्षिक 1,00,000 रुपए की आय होती थी, इसलिए अजातशत्रु इसे सहन न कर पाया। उसने काशी पर अधिकार करने के उद्देश्य से कौशल राज्य पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच ये युद्ध दीर्घ काल तक चलता रहा। अंत में दोनों शासकों के बीच संधि हो गई और इस संधि के अनुसार प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वज्रा की शादी अजातशत्रु से कर दी और उसे काशी का प्रदेश भी लौटा दिया। अजातशत्रु की सबसे महत्वपूर्ण सफलता वैशाली के लिच्छवियों को पराजित करना था। इस समय लिच्छवी बहुत ही शक्तिशाली बन गया था। इस युद्ध के लिए अजातशत्रु ने यह बहाना लगाया कि लिच्छवियों ने अजातशत्रु के विरुद्ध कौशल राज्य की सहायता की थी। दोनों के बीच यह युद्ध 16 वर्षों तक चलता रहा। इस युद्ध को विजित करने के उद्देश्य से अजातशत्रु ने अपनी सेना को अधिक शक्तिशाली बनाया और गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक एक नगर की स्थापना की और इसे पूर्णतः किलाबंद कर दिया। इसके अतिरिक्त उसने 2 मंत्री लिच्छवियों में फूट डलवाने में सफल हुए। इन यत्नों के फलस्वरूप अंततः अजातशत्रु लिच्छवियों को पराजित करने में सफल रहा। इस भव्य विजय के फलस्वरूप जहां मगध के साम्राज्य में बहुत विस्तार हुआ, वहीं अजातशत्रु के गौरव में भी काफी वृद्धि हुई। इसी समय के दौरान अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत महासेन ने मगध पर आक्रमण करने की योजना बनाई। वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था। उसने वत्स और कुशाम्बी के शासकों को कड़ी पराजय दी थी। इस आक्रमण का सामना करने के उद्देश्य से अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह की किलाबंदी को अधिक सुदृढ़ किया, परंतु जिस समय चंद्रप्रद्योत को अजातशत्रु की लिच्छवियों के विरुद्ध विजय का समाचार मिला, तो उसने मगध पर आक्रमण करने की योजना का त्याग कर दिया। अजातशत्रु भी अपने पिता की तरह अपने धार्मिक विचारों में बहुत ही ज्यादा उदार था। उसने बौद्ध मत और जैन मत दोनों को खूब संरक्षण प्रदान किया। अजातशत्रु ने 487 ईसा पूर्व में राजगृह में बौद्धों की प्रथम सभा बुलाई थी। 460 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की मृत्यु हो गई। अजातशत्रु की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र उदयन मगध के सिंहासन पर बैठा। उसने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। इसका कारण ये था कि पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य के मध्य में स्थित था। उसके पश्चात अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक नामक शासक मगध के सिंहासन पर बैठे। उन्होंने 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। ये सभी शासक निकम्मे और अयोग्य निकले। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदत्त का तख्ता पलटकर मगध में एक नए राजवंश की स्थापना की। उसने वैशाली को कुछ समय के लिए मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। उसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत को पराजित करना था। इसके अतिरिक्त उसने वत्स और कौशल शासकों को भी पराजित किया। इन शासकों के प्रदेशों को मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप इस साम्राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैल गई थी। शिशुनाग के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक मगध का शासक बना। उसने 387 ईसा पूर्व को वैशाली में बौद्ध भिक्षुओं की दूसरी सभा आयोजित की थी। 364 ईसा पूर्व में महापद्म नंद ने कालाशोक की हत्या कर दी। नंदवंश 364 ईसा पूर्व में महापद्मनंद ने मगध में नंद वंश की स्थापना की थी। वो एक नीच वंश से संबंध रखता था। उसने 28 वर्ष तक शासन किया। वो बड़ा शक्तिशाली शासक प्रमाणित हुआ। उसकी सैनिक शक्ति बहुत विख्यात और दृढ़ थी। इसी कारण उसे उग्रसेन कहा जाता था। उसने क्षत्रियों का नाश करने के लिए सर्वकृषतांतक भी उसका नाम पड़ा। उसने अपने शासनकाल के दौरान इक्ष्वाकु, पांचाल, कुरु, शूरसेन, मिथिला और कलिंग इत्यादि शासकों को पराजित करके मगध साम्राज्य की सीमाओं में खूब विस्तार किया। परिणाम स्वरूप उसे उत्तरी भारत का प्रथम महान सम्राट कहा जाता है। डॉक्टर केसी चौधरी का ये कहना पूर्णतः सही है कि निस्संदेह महापद्मनंद एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था, परंतु उसकी केवल यही देन नहीं थी, अपितु उसने इसे संगठित और एक दृढ़ प्रशासन भी प्रदान किया था। महापद्मनंद की मृत्यु के पश्चात उसके 8 पुत्र मगध के सिंहासन पर बैठे और उन्होंने कुल 22 वर्षों तक शासन किया। नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था। उसके पास अपार धन था, जिसके कारण उसे धनानंद कहा जाता था। उसकी सेना भी बहुत विशाल थी। उसकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 60,000 घुड़सवार और 6,000 हाथी थे।
और इसी विशाल सेना के कारण सिकंदर के सैनिकों को मगध पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। धनानंद बहुत लोभी था। उसने अपनी प्रजा से गैर कानूनी ढंगों से धन एकत्रित करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। परिणाम स्वरूप वो अपनी प्रजा में बहुत ही ज्यादा बदनाम हो गया। इस स्थिति से लाभ उठाकर 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। और आइए अब बात करते हैं मगध साम्राज्य के विस्तार के कारणों के बारे में। अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मगध साम्राज्य के विस्तार में इसकी भौगोलिक स्थिति पर्याप्त सहायक प्रमाणित हुई। मगध के उत्तर की ओर गंगा, दक्षिण की ओर विंध्याचल पर्वत, पूर्व की ओर सोन और पश्चिम की ओर चंपा नदियां बहती थी। इस प्रकार मगध साम्राज्य चारों ओर से सुरक्षित था। इसकी दोनों राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र भी भौगोलिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित थी। पहली राजधानी राजगृह 5 पर्वतों की एक श्रृंखला द्वारा घिरी हुई थी। क्योंकि उस समय अभी तोपों का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए इस पर विजय प्राप्त करना लगभग असंभव ही था। 5वीं शताब्दी में मगध के शासकों ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ये मगध के केंद्र और गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। इससे थोड़ी दूरी पर सरयू नदी गंगा में मिलती थी। परिणाम स्वरूप नदियों से घिरे होने के कारण पाटलिपुत्र अत्यंत सुरक्षित था। मगध साम्राज्य के विस्तार का एक महत्वपूर्ण कारण था लोहे के विशाल भंडार। मगध के विस्तार में लोहे के विशाल भंडारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन लोहे के भंडारों के कारण ही मगध के शासक उन्नत किस्म के शस्त्र बना पाए। क्योंकि मगध साम्राज्य के विरोधियों के पास लोहे के भंडारों का अभाव था, इस कारण उनके लिए ऐसे शस्त्रों का निर्माण करना असंभव ही था। इन शस्त्रों के परिणाम स्वरूप मगध के शासक अपने विरोधियों को सरलता से पराजित कर पाए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग उज्जैन, जो कि अवंती की राजधानी था, में लोहे को ढालने का कार्य आरंभ हो चुका था। परिणाम स्वरूप वहां के लोहार बढ़िया किस्म के शस्त्र बनाने में सफल हुए। इसी कारण उत्तरी भारत में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए मगध और अवंती के शासकों में बहुत कठोर संघर्ष चलता रहा। अवंती पर अधिकार करने के लिए मगध को लगभग 100 वर्ष लगे। एक और जो महत्वपूर्ण कारण था वो था विशाल सेना। मगध शासकों के पास विशाल और कुशल सेना भी थी। नंद शासकों के पास 2 लाख पैदल सैनिक, 60,000 घुड़सवार और 6,000 हाथी थे। मगध शासकों ने प्रथम बार अपने विरोधियों के विरुद्ध बड़े स्तर पर हाथियों का प्रयोग किया था। इन हाथियों का प्रयोग दृढ़ दुर्गों को तोड़ने और यातायात के साधनों के रूप में किया जाने लगा। इस शक्तिशाली सेना के फलस्वरूप ही मगध के शासक अपने विरोधियों को सरलतापूर्वक पराजित करने में सफल हुए। और अगर हम बात करें आर्थिक स्थिति की, तो मगध साम्राज्य आर्थिक पक्ष से बहुत ही समृद्ध था। यहाँ की भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। सिंचाई साधनों की कोई कमी नहीं थी। परिणाम स्वरूप फसलों की भरपूर पैदावार होती थी। ये क्षेत्र चावल की पैदावार के लिए सुविख्यात था। यहाँ का वाणिज्य व्यापार भी बहुत ज्यादा विकसित था। इस आर्थिक समृद्धि के फलस्वरूप ही मगध शासक एक विशाल सेना रखने और मगध साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुए। अन्य कारणों में कुछ अन्य कारण भी मगध के विस्तार के थे, जैसे कि मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए जो सिद्ध हुए। मगध पर बिंबिसार, अजातशत्रु और शिशुनाग, महापद्मनंद जैसे वीर और शक्तिशाली शासकों ने शासन किया। मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने प्रत्येक संभव प्रयास किया। इसके अतिरिक्त मगध में जाति प्रथा इतनी कठोर नहीं थी जितनी कि उस समय भारत के अन्य राज्यों में थी। लोगों के परस्पर मेल मिलाप और एकता के कारण मगध के विरोधियों को सरलतापूर्वक पराजित किया जा सका। तो श्रोताओं, edu.insight पर आज हमने बात की मगध साम्राज्य के विस्तार और उसके उत्थान के कारणों के बारे में। भारत के इतिहास से संबंधित इसी तरह की जानकारियों को पाने के लिए आप जुड़े रहिए edu.insight के साथ।